हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। आपको बता दें मित्रों, इससे पहले मैंने हिंदी के 2 वीडियो आप बनाए थे। वो दोनों वीडियो से आपके एग्ज़ाम के 60 नंबर आए थे। यानी कि यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी है जो आज से पहले पढ़ाई नहीं किए हैं या कम पढ़ाई किए हैं, और उन बच्चों के लिए तो ऐसे हैं मानो वो बच्चे जो पढ़े हैं उनके लिए तो ऐसे हैं मानो परीक्षा की ताबूत में अंतिम कील हों। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को बता दें, बोर्ड परीक्षा को नस्ते नाबूद करने की सामग्री है। अभी तक मैंने किसी वीडियो में आपसे नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए। मित्रों, इस मेहनत पे मैं आपको कहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके लिए एक मोटिवेशन है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब हार क्या अब जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए देखते हैं मित्रों, पार्ट 1 में पहला पार्ट बनाया है मित्रों, कल इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि मित्रों आप क्वेश्चन को भी देखिएगा, इसी तरह से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है यूपी एग्जाम के पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है मित्रों जिसके 100% आने की संभावना है, 100% आने की संभावना। और ऐसे प्रश्न मित्रों पेपर में बनते हैं। अगर बताएं प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए एवं एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले जान लेते हैं मित्रों प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं मित्रों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा रूल है मित्रों, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हो गई प्रकाश के परावर्तन का नियम। और इसी में एक क्वेश्चन और बना हुआ है मित्रों जो कि न्यूमेरिकल का है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करें दर्पण सूत्र की, किसकी बात करें, दर्पण सूत्र की, तो दर्पण सूत्र क्या होता है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है मित्रों, फोकस दूरी, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है मित्रों, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ प्लस की जगह हम माइनस कर दें मित्रों तो यह किसका सूत्र बन जाएगा, लेंस सूत्र बन जाएगा। और दर्पण सूत्र पूछा जाता है कभी कभी मित्रों एफ वी और यू में क्या संबंध है, तो इस सूत्र के माध्यम से आप एफ वी और यू में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न को देखें तो कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है मित्रों, f इक्वल टू r/2, यानी कि फोकस इक्वल टू r/2। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी दर्पण के बाईं ओर, अगर हम बात करें दर्पण के बाईं ओर जितनी भी स्थितियां होती हैं, चाहे दर्पण से वस्तु की स्थिति हो, चाहे दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति हो, चाहे फोकस दूरी हो, सभी क्या होते हैं मित्रों, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो f इक्वल टू हमने r/2 लिखा, और यहाँ पर r कितना है, -20 सेंटीमीटर है बटे 2, जिसको काटे तो कितना आया, -10 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु से दर्पण की जो दूरी दे रखा है, यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेमी दूरी पर है, यानी कि वस्तु से दर्पण की दूरी -15 सेंटीमीटर। तो अब बात करें, इन वैल्यू को पुट करें मित्रों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो हमें क्या मिलेगा, -30 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, -30 सेंटीमीटर। अर्थात जो दर्पण है, दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी बन रही है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न को देखें मित्रों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो सभी को पता है मित्रों, जरा दृष्टि दोष इस बार पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे जरा दृष्टि दोष क्या है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। यानी कि जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है मित्रों, समंजन क्षमता क्या होती है, घटती जाती है।
अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है और इस दोष को क्या कहते हैं मित्रों? इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। और निवारण की बात करें तो इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, द्विफोकसी लेंस का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न, एक एक प्रश्न मित्रों क्या है? जहर है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसी क्रम में हम तीसरे प्रश्न को देखें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसके भी आने की संभावना 100% है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न इसी टाइप के पेपर में बनते हैं। पूरी पेपर को ढंग से एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो दिया गया है मित्रों। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो कह रहा एक उत्तल लेंस। इससे पहले हमने किसकी बात की मित्रों? दर्पण की। यानी कि दर्पण के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में मैंने एक लेंस का क्वेश्चन लिया है, वो भी किस लेंस का? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस की बात करें तो फोकस कितना दिया है? फोकस दूरी मित्रों 50 सेंटीमीटर क्या दिया है? फोकस दूरी। और बात करें v, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखनी चाहिए? यानी कि जो v है, v किसके बराबर है मित्रों? 2u। यानी किसके? -2u, यानी 2 गुना है किसके? यानी कि लेंस से वस्तु की जो दूरी का 2 गुना है v। तो अब इसको हम लेंस सूत्र में रखेंगे मित्रों। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे मित्रों तो हमें क्या मिल जाएगा? u = -75। यह प्रश्न मित्रों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ढंग से इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस बार पेपर में आने की 100% की गारंटी मित्रों, 100% की गारंटी ये क्वेश्चन पेपर में इस बार आ रहा है। अगर बताएं निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं मित्रों? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। अब दोष के कारण क्या है मित्र? बताएं दोष के कारण का पहला कारण, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे f कम हो जाए। यानी f का मतलब फोकस क्या हो जाए? कम हो जाए, फोकस कम हो जाए। दूसरा बात करें, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की, अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, इसका मैंने आरेख बना रखा है। अगर बात करें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। अब यहाँ देख रहे हैं मित्रों, लेंस से यानी कि लेंस से प्रकाश यहाँ पर रेटिना पे न गिरकर पहले ही गिर रही है, जिसके कारण वस्तु हमें नहीं दिख रही है। और जब हमने यहाँ पर किस लेंस का प्रयोग किया मित्रों? अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया तो वस्तु से कहाँ पर गिर रही है? रेटिना पे गिर रही है। जो प्रतिबिंब यानी कि जो फोकस है, यानी कि फोकस से हमें क्या लग रहा है? फोकस से वस्तु जा रही है और यह कहाँ जाकर गिर रही है? रेटिना पे गिर रही, और वस्तु हमें क्या हो रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका आरेख भी पूछता है मित्रों बनाने के लिए। जैसे प्रश्न को देखें, हमने बताया किरण आरेख द्वारा समझाइए, तो किरण आरेख यहाँ आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से किरण आरेख को देख लीजिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, इसी में मित्रों एक प्रश्न और छिपा था, दोष का निवारण, उसे भी देख लेते हैं। दोष का निवारण क्या है? अगर हम बात करें दोष का निवारण, दोष के निवारण में इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मित्रों, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिससे कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से चली हुई प्रतीत हो। देखिए ध्यान से मित्रों, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। F से प्रतीत हो रहा है, यानी F से चली हुई प्रतीत हो, तब ये किरणें नेत्र से परावर्तित होकर
रेटिना आर पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? रेटिना आर पर मिलती हैं और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या होता है, एक नंबर में क्या पूछता है मित्रों कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए मित्रों हमने पहले बात किया है, द्विफोकली लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें मित्रों, ओम का नियम परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर। अगर हम बात करें ओम का नियम, क्या होता है ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है मित्रों? एक नियतांक होता है। अब यहां पर आपको बता दें, जहां V क्या है मित्रों? V है विभवांतर, दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, और I क्या है? विद्युत धारा, और R क्या है मित्रों? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। तो यहां से ओम के नियम के आने की संभावना 100% है मित्रों, इसको भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है मित्रों? आप देख सकते हैं यह कितनी बार पेपर में आ चुका है और इस वर्ष भी इसके आने की संभावना 100% है। कितने परसेंट है मित्रों? 100%। अब आपको मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा मित्रों कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। और आपके लिए एक बात है मित्रों, कर जाओ कुछ ऐसा काम, कर जाओ कुछ ऐसा काम कि पहचान बन जाए, राह चलो ऐसे ऐसे कि पैरों के निशान बन जाए, जिंदगी जीता हर कोई है मगर मित्रों जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। सिद्धार्थ क्लासेस का टारगेट आपको केवल पास कराना नहीं मित्रों, सभी बच्चों का 550 यानी 500 प्लस नंबर, 550 से ऊपर नंबर लाने का टारगेट रखा गया है। इसलिए तो इतनी मेहनत की जा रही है। आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मित्रों अत्यधिक परिश्रम किया जा रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़कर इसको एग्जाम में जाइएगा। तो सबसे पहले बात करें विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य ये क्या होता है मित्रों? विद्युत सामर्थ्य तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। और सामर्थ्य बराबर क्या होता है मित्रों? पूछा जाता है पेपर में, सामर्थ्य बराबर क्या होता है? सामर्थ्य बराबर होता है व्यय ऊर्जा बटे समय, यानी कि P इक्वल टू W/T। अब इसमें सिद्ध करने की बात है मित्रों, सिद्ध करने की क्या बात है कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हम बात करें सामर्थ्य के मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को मित्रों क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं मित्रों। और W इक्वल टू क्या होता है? VIT, जहां V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? समय। और कार्य का मात्रक क्या होता है मित्रों? जूल होता है। तो अगर बात करें P क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य इक्वल टू क्या होता है? W/T। W क्या है? कार्य, कार्य बटा समय। अब W की जगह हमने क्या पुट कर दिया मित्रों? VIT, और T से T क्या हो गया? कट गया। तो P इक्वल टू क्या आ गया? VI। P इक्वल टू क्या आ गया? VI। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा मित्रों, P यानी कि V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर, जहां R क्या है? प्रतिरोध है। तो P इक्वल टू हो जाएगा, V की जगह पुट करेंगे तो I इंटू आर इंटू आई, यानी I स्क्वायर इंटू आर। और P इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्रों? I स्क्वायर इंटू आर। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है मित्रों। इसी क्रम में आगे बात करें तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। क्या होता है? V/R। और जब यहां पर रखेंगे तो R से R कट गया मित्रों, तो V²/R हो गया। अर्थात जो सामर्थ्य होता है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लास्ट में क्या लिख देंगे मित्रों? इत सिद्धम। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार आगे बात करें मित्रों, हमारा 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए।
इस बार इस क्वेश्चन की आने की संभावना 100% है, क्योंकि एक बार से इसमें श्रेणी क्रम पूछा जाता है तो अगली बार में क्या पूछा जाता है, समांतर क्रम। तो इस क्रम के आने की संभावना मित्रों 100% है। ध्यान से इस प्रश्न को देख लीजिएगा, और इसका मैंने डेरिवेशन काफ़ी आसान शब्दों में किया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लें समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो ध्यान से देखिए, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी सिरों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस संयोजन को क्या कहते हैं मित्रों, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से देखिए मित्रों, एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा इसका कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा होता है। जब ऐसे संयोजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मैंने इसका आरेख खींच दिया है मित्रों। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए, यानी डेरिवेशन करना है मित्रों। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम कहते हैं बिंदु ए पर धारा 3 भागों में बंट जाती है। अब यहाँ देखिए बिंदु ए है, ए से एक धारा I1 यहाँ गई, I2 इसमें जा रही है, और I3 इस तार में आ रही है। यानी कि तीनों पर क्या जोड़े गए हैं, 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं मित्रों, R1, R2 और R3। और यह धारा जो 3 भागों में बट गई है, पुनः बिंदु बी पर जाकर क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक कुंजी लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने जो धारा I माना, ये तो माना हुआ चीज़ है मित्रों, तो यहाँ माने हैं, माना प्रतिरोध R1, R2, R3 में क्रमशः I1, I2 एवं I3 धारा बह रही। आप ध्यान से देख भी लीजिए, R1 में कौन सी धारा, I1, R2 में I2, और R3 में I3 धारा बह रही है। अब यहाँ ध्यान से हम समझेंगे इस बात को। कह रहा है पर पुनः सभी मिल जाती हैं, कहाँ मिलते हैं, बिंदु बी पर पुनः सभी क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इससे मैंने पहले आपको बता दिया कि पुनः मिलकर ये क्या हो जाती हैं, आई धारा में फिर परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात आई इक्वल टू क्या हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैंने काफ़ी कम वर्ड में इसको निपटाया है, तो ध्यान से देखिएगा। ए एवं बी के बीच लगने वाला विभवांतर क्या है, V है। ओम के लॉ के अनुसार क्या होता है, I इक्वल टू वी अपान आर। तो यहाँ पर धारा 3 भागों में बटी हुई है मित्रों, I1, I2 और I3 में। तो इसको हम क्या समझ लें, I इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आर। तो इसको क्या समझेंगे, वी अपान R1 प्लस वी अपान R2 प्लस वी अपान R3। अब यहाँ से v कॉमन लेंगे तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/r इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और यही क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। क्या होता है मित्रों, समांतर क्रम संयोजन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न मित्रों 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। यह भी प्रश्न मित्रों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो ध्यान से इसके उत्तर की व्याख्या सुन लीजिएगा मित्रों। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के आवेश के परिमाण, किस पे, आवेश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, कण के वेग व इसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है मित्रों। पहला पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल, यानी कण के आवेश के परिमाण, कण के आवेश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, कण के वेग, और तीसरी बात वह इसकी गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करता है। आइए इसको समझते हैं मित्रों। अगर बात करें, माना किसी गतिशील आवेशित कण का आवेश क्या हो, Q हो, और वेग उसका क्या हो, V हो, तथा यह V तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए गति करता है, तब इस पर लगने वाला बल F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा होता है। क्या होता है मित्रों, BQV साइन थीटा होता है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इसी क्रम में अगले प्रश्न पे बात करें, 9वां क्वेश्चन।
ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, ऐसे प्रश्न लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर मित्रों मैंने 2 प्रश्न रखा है और यहाँ लिख भी दिया है, एक प्रश्न पक्का है मित्रों, और यह पूरे चैप्टर का रिवीजन है मित्रों। ये प्रश्न नहीं, पूरे चैप्टर के रिवीजन है, तो ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्नानुसार कह रहा है 1.5 मीटर लंबे तार में, यानी L इक्वल टू क्या हो गया 1.5 मीटर, कह रहा है आई यानी कि 0.5 एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। बात करें V की, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बी क्या है मित्रों, यह है 3.0 न्यूटन एम्पियर मीटर, यहाँ लिखा हुआ न्यूटन एम्पियर मीटर, और थीटा कितना है मित्रों 90 अंश का है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है आई वी एल साइन थीटा, जहां आई क्या है विद्युत धारा, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, यल क्या है तार की लंबाई, और साइन थीटा क्या है उनके बीच बनने वाला कोण है। तो F इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0.5 इंटू 3.0 इंटू 1.5, और साइन 90 की वैल्यू मित्रों क्या होती है 1 होती है। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो F निकल के आएगा 2.25 न्यूटन, और बल का मात्रक क्या होता है मित्रों, न्यूटन होता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करें 10वें क्वेश्चन की, जिसे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है मित्रों, आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे इस प्रश्न का, जो कि ठीक इसी का 2 कॉपी है, लेकिन यह भी लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। इसका उत्तर मित्रों कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या है मित्रों 11वां, विद्युत मोटर 100% आने की गारंटी। किसकी गारंटी है मित्रों 100%, ये पेपर आप परीक्षा में आपके आ रहा है। बात करें विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले तो मित्रों यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, काफ़ी सरल तरीके से फिगर को बनाया है। यहाँ जो ये दिख रही है कुंडली, इसे क्या कहते हैं मित्रों, आर्मेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेंचर। यह आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। आर्मेंचर को बीच में रखा गया है ABCD को, और यहाँ पर 2 विभक्त वलय लगाए गए हैं। यहाँ पर यह ब्रुश है मित्रों, और ये आपकी बैटरी है, और यह धारा को प्रदर्शित कर रही है, धारा किस दिशा में बह रही है। आई होप कि आप फिगर को अच्छे से देख लिए हैं मित्रों। अब आगे इसकी कार्यविधि को हम समझते हैं, तो ध्यान से देखिए। कह रहा है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर यानी कि एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है मित्रों, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब इसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। क्या होती है, घूमने लगती है। अब मित्रों इसकी कार्यविधि को हम समझ लेते हैं अच्छे से। कार्यविधि क्या है इसकी, कार्यविधि को समझें। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, मित्रों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। इसमें ध्यान से देखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD, अब AB और CD मित्रों ध्यान से देखिएगा, यह क्या है AB है और यह भाग क्या है CD है। तो ध्यान से देखिए, AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं मित्रों, बल युग्म। जब बल कार्य करेंगे तो क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। यहाँ डायरेक्शन देख लीजिएगा मित्रों, किस दिशा में घूम रही है, दक्षिणावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रही है, घूम रही है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। बल एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात
कुंडली एक दिशा में घूमती रहे। यानी कि यह क्या है मित्रों, इसका कार्यविधि है। मैंने काफ़ी अच्छे और कम शब्दों में ही इसको समाहित किया है, जो कि आप इसे आसानी से पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो को देख लेंगे तो ही ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी क्रम में मित्रों अगले प्रश्न की बात करें, यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रियाओं का वर्णन करें। तो मित्रों ध्यान से देखिए कितनी सरल तरीके से इसको मैंने बनाया है। ये मनुष्य की कौन सी ग्रंथि है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से ये क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली से भोजन आता हुआ अमाशय में आता है। अमाशय के बाद ये कहाँ पहुँचता है, ये अग्नाशय है, मिश्रित ग्रंथि है मित्रों। अग्नाशय से यहाँ रस मिलता है, यहाँ से ये भोजन कहाँ पहुँचता है, अमाशय से यहाँ पहुँचता है क्षुद्रांत यानी बृहद क्षुद्रांत यानी बड़ी आंत में, और एक छोटी आंत है मित्रों जिसमें भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है। और ये जो भाग आपको दिख रहा है अमाशय के पास, यह यकृत है। यकृत में एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से एक रस निकलता है यानी कि पित्त रस जिसे कहते हैं, वो भी भोजन में आकर मिल जाता है और इसे क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं मित्रों, छोटी आंत। और ये क्या है, अपेंडिक्स है। और यहाँ पर क्या स्थित है, मलाशय स्थित है। ठीक है, इस संरचना को एक बार अपने दिमाग में कैमरे की तरह फोटो खींच लीजिए मित्र। यह प्रश्न आ रहा है, यह आ रहा है। इसकी तैयारी कम शब्दों में और काफ़ी सरल तरीके में इस फिगर को बनाया गया है, ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, इसी क्रम में हम इसमें प्रश्न के अनुसार क्या कहा है, अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं मित्रों। अगर बात करें अमाशय में पाचन, अमाशय में पाचन कैसे होता है मित्रों, अमाशय में लगातार कमा कुंचन के कारण भोजन पिसता है। भोजन क्या करता है, पिसता है। साथ ही जठर ग्रंथियों से निकला जठर रस भी इसमें मिलता है। जठर रस में नमक के अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन नामक प्रोएंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, प्रोएंजाइम होते हैं और क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं मित्रों। इसी प्रकार आगे देखते हैं दूसरा पाचन क्या है, क्षुद्रांत में पाचन। यानी कि क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। कैसा होता है, जो वसा होती है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है मित्रों। इस कारण उस पर एंजाइम का कार्य करना कठिन हो जाता है। इस कार्य में पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करने में सहायता करता है। इससे एंजाइम को क्रिया करने के लिए अधिक क्षेत्र बन जाता है। इसमें कई एंजाइम होते हैं जैसे इरेप्सिन। क्या होता है, इरेप्सिन। ये शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को एमिनो अम्ल, किसमें, एमिनो अम्ल में, और माल्टेज, इनवर्टेज, लैक्टोज इत्यादि विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में तथा लाइपेज में बदल देते हैं, जिस प्रकार भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है मित्रों। कह रहा है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। इसके भी आने की मित्रों संभावना 100% है। संभावना न कहकर गारंटी कह दीजिए मित्रों, और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। पादपों में परिवहन, पादप शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। पत्तियों से बना हुआ खाद्य पदार्थ उपयोग, संचय स्थलों अथवा एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थों का इस प्रकार का स्थानांतरण घुलनशील अवस्थाओं में फ्लोएम उत्तक द्वारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। और इसमें जो मुख्य लाइन है मित्रों उसको समझ लीजिए। खाद्य के स्थानांतरण का कार्य मुख्यतः चलनी नलिकाओं तथा सहकोशिकाओं द्वारा होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं मित्रों, और यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों।
जो कि ये पेपर में पूछा जाता है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प बीजांड की संरचना को ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी सरल तरीके से बनाया गया है। यह भाग क्या होता है मित्रों? न्यूसेलम होता है। क्या होता है? न्यूसेलम। इसमें ये जो दिए गए हैं क्या होते हैं? एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? एंटीपोडल कोशिकाएं। और ये क्या होता है? भ्रूण कोष होता है मित्रों। क्या होता है? भ्रूण कोष। और इसमें ये जो दोनों होते हैं ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक केंद्रक। और यह क्या होता है? अंड केंद्रक होता है। क्या होता है? अंड केंद्रक। इसमें दो हैं मित्रों, यह छोटे छोटे जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं। इसे क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजावरण। और बात करें इसकी तो यह क्या होता है? बीज अंड द्वार होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार कहते हैं इसको। और ये क्या होता है? बीजांड वृत्त होती है। क्या होती है? बीजांड वृत्त। इस प्रश्न में यह प्रश्न मित्रों आ रहा है, इसको क्या कह सकते हैं? आ रहा है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं मित्रों। हमारा 15वां क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है वो क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, जैव निम्नीकरण क्या है? वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही उष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार बात करें आगे, पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव होता है मित्रों? जैव निम्नीकरण पदार्थों के अपघटन होते समय अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध उत्पन्न होती है। क्या होती है? अत्यंत तीक्ष्ण दुर्गंध उत्पन्न होती है। दूसरा क्या नुकसान होता है? औद्योगिक अपशिष्टों को मृदा में दबाने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसल की उत्पादकता भी कम हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ा कारण क्या है मित्रों? बड़ी मात्रा में इन अपशिष्टों के एकत्रित होने के कारण इनमें रोगजनक मक्खियां एवं मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जो लोगों को बीमार कर देते हैं। इस प्रकार जैव निम्नीकरण पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ये मित्रों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको एक सूचना दे दें मित्रों, यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 हिंदी का वीडियो बनाया था, उसमें से आपके 60 नंबर पेपर में आए थे। यानी कि जो बच्चे आज तक मन लगा के पढ़े हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो समझ लीजिए परीक्षा के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। आपको हम फिर से एक बार बता दें मित्रों कि आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब हार क्या अब जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इस बार सिद्धार्थ क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को तोहफा है कि इस बार परीक्षा में सभी बच्चे 550 प्लस नंबर लाएंगे। वीडियो कैसा लगा मित्रों ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका पार्ट 2 कल आएगा, जो कि पूरे 100% पेपर को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा मित्रों। धन्यवाद।